बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सैटरडे है जी, और मेरी तरह बहुत सारे लोगों को खुशी होती है क्योंकि कल संडे छुट्टी का दिन होता है। तो आप अपने छुट्टी के दिन को अच्छे तरीके से प्लान भी करें, इंजॉय भी करें। हमारी तो आजकल सिचुएशन ये चल रही है, थोड़े से चीज़ें मैनेजमेंट करनी होती हैं। आपको पता है घर में बड़ों की जिम्मेदारी होती है। आप गर्मियों के कपड़े रख रहे हैं, सर्दियों के वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। खैर आजकल जो टाइम स्पेयर है उसमें ये मसरूफियात चल रही है, बहुत सारे घरों में चल रही होंगी। बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखें। अच्छा जी, हमारे आज के प्रोग्राम की तरफ खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे हम विश करेंगे। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब जी, आपसे आगाज़ कर रहे हैं जी। सबसे पहले खबर है, स्कूल पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देंगे हाईकोर्ट की जानिब से अहकामात। मौजूदा सूरत हाल, स्मॉग का खतरा मंडला रहा है। स्टिल आज शहर लाहौर नंबर 1 पर है। कंपैरेटिवली आज मैं आ रही थी तो मुझे लग रहा था कुछ स्मॉग कम है, क्योंकि आज गाड़ियों का रश भी बहुत ज़्यादा कम था। लेकिन इसके बावजूद अगर शहर लाहौर पहले नंबर पर है तो सोच लें कि क्या हालात होंगे। कैसर खोखर साहब जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है, फैसला किया है कि व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट की मुद्दत 3 माह की जाए। तो अगर ये लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल होना है तो फिर महकमा जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ गया? महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस पर अभी तक अमल यानी आपका ये कहना है कि सब्जेक्ट तो उनका है, तो उनको करना चाहिए था पहले। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूल जो है ना पिक एंड ड्रॉप दें, तो सेक्रेटरी स्कूल ने अभी तक अरेंजमेंट क्यों नहीं किए थे पहले सेक्रेटरी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए कि हाईकोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो हाईकोर्ट चला रही है, वो हुकूमत जो है ना वो पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज नहीं चला रही। इसका तो मतलब यही हुआ ना। तो अब हुकूमत को वज़ीर आला चाहिए कि ये जो अदारे हैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जिन्होंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप का इंतजाम नहीं किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि इन्होंने ये हाईकोर्ट को मुदाखलत क्यों करना पड़ी और महकमे ने अपने तौर पर काम नहीं किया। अब यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो महकमे की ड्यूटी है, महकमा ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी है कि वो इस पर अमल कराए और इस पर SOP जारी करे और इस पर अथॉरिटी मौजूद है, इस पर अमला मौजूद है, इस पर वो अमला जो टेस्ट करने वाले स्टाफ है वो मौजूद है और सारी टीमें मौजूद हैं। तो फिर अमल क्यों नहीं हो रहा है? हाईकोर्ट तक बात पहुंची और हाईकोर्ट ने अब अमल दिया है। अब हाईकोर्ट के अमल पर अमल के फिर कहेंगे जी हाईकोर्ट ने कहा और हाईकोर्ट के कहने पर हमने ये किया, तो महकमे ने क्यों नहीं काम किया? महकमे के सेक्रेटरी कहाँ गए? बिल्कुल सही कहा राव साहब। देखिए, स्कूल ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो है वो अक्सर बात होती है और इसकी जो स्कूल ट्रांसपोर्ट है ये तकरीबन 21 से 25% तक स्कूल ट्रांसपोर्ट है जो कि छुट्टी और सुबह पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप कभी गुजरे हों या अपने कॉलेज का ज़माना याद करें तो आपको याद होगा कॉलेज के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार, चूँकि सुबह ही वो जब ड्रॉप करते हैं तो फिर वहीं पर रुक जाते हैं जो वैन ओनर्स होते हैं और उसके बाद फिर उन्होंने बच्चे और बच्चियों को वापस भी लेकर जाना होता है। अच्छा, इसमें मसला ये होता है अब अगर 25% ये वाली ट्रांसपोर्ट निकालें तो बाकी टोटल जो ट्रांसपोर्ट है वो 75% है। यानी 75% ट्रांसपोर्ट जो कंट्रीब्यूशन है स्मोग में वो सबसे ज़्यादा है ही ट्रांसपोर्ट की वजह से है 83% पे, यानी 17% बाकी तमाम सेगमेंट्स हैं। जो तमाम सेगमेंट जिनमें फसलों की बाकियात को जलाने से लेकर भट्टों के धुआं छोड़ने, इंडस्ट्रियल और जो हम वो बारबेक्यू की भट्टियों की बात करते थे, वो सारे एलिमेंट, इंडस्ट्रियल एलिमेंट सब कुछ मिला लें तो वो 17% बनते हैं। 83% आपकी गाड़ियों का है। तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि अक्सर आपने देखा है कि बच्चों की स्कूल वैन्स में ही जो है वो हादसात भी होते हैं, सिलेंडर धमाके भी होते हैं और बड़ा इस हवाले से लम्हा फिक्री है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करना मेरा ख्याल है कि अब वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और फिटनेस सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक, हुक्मनामा जारी किया गया अदालत आलिया की जानिब से कि 3 माह के बाद, हर 3 माह के बाद आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट फैसला करते वक्त जो है वो, या जो अदलिया है वो फैसला करते वक्त मुझे लगता है कि कोई हकाइक को शायद सामने नहीं रखा जाता। अब आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है सर्टिफिकेट्स देने वालों की, अगर हर 3 माह के बाद आप देते हैं तो लाहौर शहर में जो 13 लाख मजमूई तौर पे 13 से 15 लाख ट्रांसपोर्ट चलती है लाहौर शहर में, जो फिक्स ट्रांसपोर्ट है जो इसी शहर में चलती है। उसके अलावा जो शहर से गुजर के जाती है 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ वो है जो आपका रिंग रोड,
आपका फिरोजपुर रोड और जो बंद रोड और इसके साथ साथ मुल्तान रोड, ये तीनों चारों जो कॉरिडोर्स इस्तेमाल होते हैं, ये हैवी ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं जो कि यहाँ से गुजरती है। और रात के औकात में कभी अब अगर आपने देखा हो तो आपको गाड़ी चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर रात 11 बजे के बाद। तो गुजारिश ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूर 3 माह का करें, बड़ा अहसन इकदाम है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट देने वालों जो मराकज़ हैं आपके पास वो कितने हैं? वो हार्डली 2 से 3 या 4 हैं। और इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप हर 3 माह के बाद देंगे तो फिर उसके बाद लंबी कतारें और लगेंगी, वहाँ पर वक्त का और ज़्यादा होगा। तो इसको आपको ऑटोमेशन पे करने की ज़रूरत है ताकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शहरी खुद से भी उठाएं, क्योंकि ये 83% का जो फिगर्स है स्मोक की कंट्रीब्यूशन में, ये गैर मामूली है। और ये कोई राव दिलशाद या आपका या खोखर साहब का दिया हुआ फिगर नहीं है, ये पंजाब असम्बली में अहमद इकबाल की एक जामे तकरीर है स्मोक के हवाले से। जब आपको पता है कि फसलों की बाकियात को जलाने पर बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, तो उस पर यह तकरीर उन्होंने की थी कि उनका काम तो ये करने वाला है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट में आपकी जो 16 लाख मोटरसाइकिल चल रही है वो 600 से 700 रुपये खर्च होते हैं उसका सिर्फ वो जो फिल्टर है वो चेंज होने पे। अगर हर बंदा ये कोशिश करे, अपने हिस्से का काम करे, अपने हिस्से का गंद खुद अगर साफ करे, तो ये देखिए ये जो स्मोक जैसी स्कूल पिक एंड ड्रॉप वाले मामले पर आ जाए, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसमें देखिए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट तो अपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट पूरी नहीं कर सकी आज तक। क्यों? आप अक्सर देखते नहीं है कि 2 अरब की गाड़ियां आ गई, 6 अरब की गाड़ियां आ गई, 10 अरब की गाड़ियां आ गई। तो ये किस लिए है भला? ये इंडिविजुअल्स है। फिर एक जो ऑफिसर है, मिसाल के तौर पर जिला का जो हाकिम है, हाकिम जिला डीसी लाहौर, अगर उनके पास गाड़ियों की तादाद देखें, उनके जाती इस्तेमाल की गाड़ियों की, तो आपको बखूबी अंदाजा होगा। और कम से कम 5 से 6 गाड़ियां उनके इस्तेमाल में। फिर उसके बाद उनका जो स्टाफ है उनके पास अलग से गाड़ियां। तो अगर देखिए चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले आप अपने घर, सिर्फ सरकारी दफातर को ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ले जाए ना, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। स्कूल्स तो बड़ी दूर की बात है। अब लाहौर हाईकोर्ट का चूंकि हुक्म आ चुका है और इस पर अमल दरामद ना करने पर जाहिर है तो इन्हें अदालत होगी और अगले जुमे को फिर कोर्ट लगेगी, इस पर जवाब भी मांगा जाएगा कि क्या इकदाम किए हैं। तो जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको और सरकारी दफातर को फिलहाल आप मरहलावार कर लें, सारे स्कूल्स पॉसिबल नहीं है। ये जो डिसीजन है, आप इसको ना थोड़ा सा वो ग्राउंड तजुर्बाती बुनियादों पर भी, ये ग्राउंड रियलिटी के बरअक्स है। आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो शहर का जो एरिया ज्यादा हिट है स्मोक की वजह से, हमारे यहाँ जिस तरह प्राइवेट स्कूल गली मोहल्लों में है, बड़ी बसें वहाँ आना शुरू हो गई, तो ये पॉसिबिलिटी है। आप देखिए इस तरह कर नहीं सकते। जैसे बहुत सारे स्कूल सरकारी हैं जिनके पास अपनी बसेस भी मौजूद हैं। अब उनको अगर आप पाबंद करें, आपको पता होगा, उनको अगर पाबंद करें, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट के ताबे लाएं ना। हाँ जी बिल्कुल, उनको ताबे लाएं। मुझे याद है डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी कोई गाड़ी भी सर्टिफिकेट के बगैर नहीं चलेगी। तो कोई 40% गाड़ियाँ सरकारी ही जो फिटनेस पर पूरा नहीं उतर रही थी। तो ये मसाइल हैं। आप खाली स्कूल्स के ऊपर आना या इस तरह से गवर्नमेंट पाबंद अगर करती है तो यकीनन अगर गवर्नमेंट ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कम से कम जो वो एरिया शहर का जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लें और कोर्ट को कायल करें कि मरहलावार ये होगा। ये वैसे एप्लीकेबल पॉइंट नहीं है ये फार्मूला। आप सही चलेंगे, हम ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? खबर हमारे पास है लेस्को के रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए सख्त इकदाम, बिजली के बिलों की अक़सात पर पाबंदी आयद की गई है। अच्छा जी, कैसर खोखर साहब, बिल्कुल इस हवाले से ये बड़ा जाबराना कदम है कि बिलों की जो किस्तों पर पाबंदी लगाई गई है। इतने ज्यादा बिल आते हैं, इतना ज्यादा टैरिफ है, इतना ज्यादा बिजली के बिल है कि एक बंदा जो बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, सारी की सारी तनख्वाह जो है वो एक आम बंदे की जो है ना बिजली के बिल अदा करने पर चली जाती है। और फिर अगर बंदा चोरी ना करे तो क्या करे, कहाँ जाए? और अगर चोरी भी नहीं करता जो बंदा, तो किस्तें कराने के लिए जाता है, तो किस्तें कराना तो राइट है, कानून में हाल लिखा हुआ है कि किस्तें होनी चाहिए।
तो कानून में अमल होना चाहिए। और किस्तें ना कराना, जो किस्तें बंद करना जो है ये ये लेस्को का बुनियादी जाबराना हक कदम, है, ये बुनियादी हक। जाबराना कदम है और इसको चेंज करना चाहिए और बुनियादी हक लोगों को देना चाहिए। किस्तों में क्या है, किस्तों में तो पेमेंट आपकी आएगी बल्कि, और अगर नहीं देंगे तो वो आप डिफॉल्ट करके अब वो सोलर पर चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसलिए किस्तें जो है ना वो एक बुनियादी हक है, वो देना चाहिए। ये जाबराना कदम है जी लेस्को का, जो किस्तों के नहीं दे रही जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जी, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जो सार्फिन हैं लेस्को के, उनको सोलर पैनल्स लगवाने की इस्तात और हिम्मत अता फरमाए, ताकि नहीं राउत साहब, ये सोलर सार्फिन को भी इस दफा बहुत तंग लेस्को से किया है। जान ही छूट जाए। यकीन कीजिए कि अब ये जो जाबराना कदम की बात कर रहे हैं, इससे सख्त अल्फाज और क्या हो सकते हैं कि अदराक ही नहीं है, बिल्कुल अदराक नहीं है। अपने मसाइल पे ये काबू नहीं पा रहे हैं। मसाइल, बिजली चोरी उसी तरह से चल रही है। बिजली चोरी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, क्यों नहीं चल रही? हर आप मौसम की तब्दीली के सारा जो बावजूद फोकस पूरा है, पूरा दिन, हफ्ते में एक दिन लाइट, सारा जो फोकस्ड है वो उन्हीं लोगों पर है जो ऑलरेडी बिल पे करते हैं। और अगर किसी का बिल ज़्यादा आया है, कोई मसाइल का शिकार है, बजाय उसके कि इसके आप उसको फैसिलिटेट करें, उसको अजियत में मुब्तला किया जाता है, उसको बार बार दफातर के चक्कर लगवाए जाते हैं। और ये रवायत, ये किसी एक सब डिवीज़न की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो और ये सिर्फ लेस्को की भी बात नहीं है, ये तो आवे का आवा सारा बिगड़ा हुआ। और सारा जो प्रेशर है वो उस आम आदमी पे है जो बेचारा जिसको काम भी नहीं मिलता, और फिर उसके बाद वो अपने रोज़ी रोटी के लिए जिस तरह से वो दर बदर की ठोकरें खाता है। तो ज़्यादा 70% तो वही लोग हैं जो बिल्कुल आम, जिन्होंने बेचारों ने दिहाड़ी लगानी है, तो शाम को खाना जाके वो उनके बिल का, तो जब बिल आता है तो फिर उन पर एक किस्म की क़यामत ही टूट पड़ती है। तो अब इसमें वो मुझे याद आ गया, बड़ा मशहूर मक़ूला अनवर मसूद साहब कहते हैं कि क्या पता हम क़यामत आ गई और हम दोज़ख में रह रहे हैं। सही बात है। और ये बिल्कुल ये अक्कासी करता है आज के जो सिनेरियो है, जिस तरह से हम मसाइल देखते हैं। मुझे याद है खोखर साहब के बैठे हुए एक प्रोग्राम में खोखर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिल्कुल जो चोरी करनी जायज़ है। तो अब मैं इस बात से तो खोखर साहब की इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन देखें कि लोग जाएं किस तरफ। जंग आमद होती थी। अब बिजली के रेट्स जो बढ़े हुए हैं, यानी बिजली हम दे रहे हैं इंटरनेशनल प्राइस, सबसे ज़्यादा इस खित्ते में बिजली पाकिस्तान में महंगी है। और आईपीपीज़ जो पैसा हड़प कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ आगे बात ख़त्म होगी बस। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अब वो जो एक वावेला मचा था वो किधर गया? तो अगर रिलीफ उस तरह से दे दें तो आप आके आम आदमी की किस्तों के पीछे पड़ जाते हैं। और शुक्र करें वो बिल दे रहा है। जो दो चीजें लिखी है जरा इस पे राव साहब रोशनी डाल दें। एक, कनेक्शन ना दहिंदा होने पे प्रॉपर्टी डेट डिफॉल्टर करार, ये क्या मतलब इसका? देखिए, प्रॉपर्टी डिफॉल्टर करार का मतलब ये है कि ये अपने इनका जो खाता है लेस्को का, उसमें उसका अंदराज हो जाएगा। और उसके बाद फॉर इंस्टेंस अगर आपकी प्रॉपर्टी या मेरी प्रॉपर्टी या हम उसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, हम किसी वजह से बिल नहीं दे सके, तो हमारा वो डिफ़ॉल्ट में चला गया है। लेकिन मुझे याद है, मतलब ये है कि प्रॉपर्टी डिफॉल्टर होगी, उस प्रॉपर्टी में दोबारा फिर वापडा का मीटर नहीं लग सकता। अच्छा। इसका ये मतलब है कि आप वहाँ उस मीटर में जब तक पहली पैसे पेमेंट नहीं करेंगे आप दोबारा मीटर नहीं ले सकते। वो सब्जेक्ट टू रजिस्ट्री भी हो जाएगी। वापडा नहीं, रजिस्ट्री का तलक नहीं उससे, सिर्फ वापडा वहाँ मीटर बिजली नहीं देगा, वो प्रॉपर्टी डिफॉल्टर होगी। प्रॉपर्टी डिफॉल्टर का मतलब हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी में फिर दोबारा बिजली नहीं जा सकती, वापडा बिजली नहीं देगा। पहले वापडा के पुराने उस प्रॉपर्टी के जो ड्यूज है वो पहले अदा किया जाए, फिर प्रॉपर्टी क्लियर होगी, फिर वो बिल बिजली मुहैया होगी। नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि अभी लोग जिस तरह से मुश्किलात का शिकार हैं, तो ये कितनी देर के लिए किया गया? इससे बकाया जात की 2-3 या एक साथ कितनी देर के लिए राव साहब ये किस्तें बंद की गई हैं? देखिए, अब पहले तो आसान काम था कि अगर किसी का बिल ज्यादा आ गया तो वो साथ करा के आपके पास ऑप्शन होती थी ना? अब जो कहा यही जा रहा है कि सिर्फ बकाया जात की 2 या 3 अकसाद हो सकेंगी, इससे ज्यादा नहीं। अब मुझे बताएं कि बाज़ औक़ात लोगों का ये होता है कि बिल अगर ज़्यादा आ गया, किसी महीने नहीं एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके, तो वो जाएगा और उसके बाद फिर बार बार इनके दफातर के चक्कर लगाना पड़ेंगे उसको। और क्या इसमें कौन सी पैसे तो उसको एट द एंड ऑफ द डे नहीं पड़ते हैं। जो खोखर साहब में जो हम बिजली इस्तेमाल करेंगे पैसे तो उसके देने पड़ेंगे।
वो 3 एक साथ हों, 5 हों, 2 हों, लेकिन उन्होंने पहले 2 एक साथ की बात की थी, उसके बाद अब 3 एक साथ से ज़्यादा नहीं है। तो जो 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 ओवर बिलिंग है, जो बिल बड़े लोगों इश्यूज है ना उनकी तरफ आ जाए, जो ओवर बिलिंग है, बिजली ओवर चोरी बिलिंग है। को दुरुस्त करने के लिए क्यों ये फौरी तौर पे इकदाम नहीं किए जाते, ये सवाल है ना। उसके लिए तो बार बार उसको साहिल को ओवर बिलिंग की शक्ल में भी दफातर के चक्कर लगने हैं, और साहिल के अगर बिल ज़्यादा, वो अगर साहिल ने बदकिस्मती से इस्तेमाल कर ही लिया ज़्यादा बिजली, तो उसका बिल भी उसको अदा करने के लिए चक्कर बहरहाल उसकी किस्मत में है, अब क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। सही। कैसर खोखर साहब, ये बिजली चोरी की शरह जो है अभी भी कम नहीं हो पा रही है, अभी भी लोग ओवर बिलिंग का रोना रो रहे हैं। एक तो आप ओवर बिलिंग करें, ऊपर से आप जो एक अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए थी एक साथ की, वो भी खत्म कर दें। कौन आम आवाम के लिए आवाज उठाएगा फिर? जी बिल्कुल, इस हवाले से लेस्को को चाहिए कि लोगों को, सार्फिन को जो इतनी टेंशन मिलती है ओवर बिलिंग की वजह से, तो उनको कुछ ना कुछ बिल भी ठीक नहीं होता, रिलीफ दे, कम से कम उनको ओवर बिलिंग ना तो करे। नंबर 2, उनको किस्तों की सहूलत दे। तीसरा, उनको बिजली भर वक्त मिले। लोगों को इस बात से कोई नहीं, मामूली सी एक आंधी आ जाती है और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है तो फीडर ट्रिप हो जाता है। नहीं, अब आपने ये वाला जिक्र किया तो मैं बता दूं, हफ्ते में एक रोज हमारी मंगल के दिन तकरीबन सुबह 9 बजे से 4 बजे तक लाइट मुसलसल बंद रहती है, और ये मेंटेनेंस के नाम पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेस्को को चाहिए लोगों को रिलीफ भी दे। अगर बहुत ज्यादा बिल है, बहुत ज्यादा टैरिफ है, तो रिलीफ भी तो मिलना चाहिए ना, लोगों को टेंशन तो ना दे। अब कभी बिजली बंद हो जाती है, कभी ओवर बिलिंग हो जाती है, कभी मीटर जो है ना स्लो हो जाता है, वो उसके बिल डाल दिए जाते हैं। अब मीटर स्लो हो जाता है, अब मेरे घर के बाहर मीटर खंबे पर लगा हुआ है, अब वहां पर बारिश होती रहती है, आंधियां आती रहती हैं, तूफान आती रहती है। अगर मीटर खराब हो जाए, मीटर को आग लग जाए या मीटर स्लो हो जाए, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता कि मीटर वहां क्या कर रहा है? और कल को वापडा वाला आता है और आकर कहता है ये आपका मीटर जो है ना स्लो हो गया, आपको इतने डिटेक्शन बिल डाल देते हैं, इतने पैसे डाल देते हैं, वो उसमें मेरा क्या तल्लक है? मुझे क्या पता? सीधा जी लाख रुपया 2 लाख रुपया वो पैसे लोगों को डाल देते हैं और लोगों को जिच करते हैं लोगों को। किसी का अब मीटर खराब हुआ है तो वो एक जो लमसम बिल आपका पिछले यूनिट देखते हो, पिछले तो गर्मियों में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए थे, जाहिर है, तो आप तो गए उसी तरह से उसके साथ वही सलूक होगा। तो यही तो मामले हैं जिनको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, आसानी पैदा की जाए। आज के दौर में भी हम, जबकि दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा चुकी है और हम आज भी ये इसी सिस्टम में घिरे हुए बुरी तरह से, किस्तें नहीं होंगी, ओवर बिलिंग आ जाएगी, मीटर अगर ख़राब हो गया तो वो आपके मसले क्या उसको तब्दील करवाना, नया मीटर ही नहीं मिलता, नया कनेक्शन ही नहीं मिलता, उसको कराना। फिर आपने सोलर के हवाले से ग्रीन मीटर की बात सुनी, वो नहीं मिल रहे। कभी 3 फेस मीटर अगर किसी को ज़रूरत है तो वो नहीं मिल रहे। तो लेकिन बिजली का बिल तो बड़ा टाइम पे आता है। और उसके लिए कभी एक्सपीरियंस किया बिल के पीछे जो नंबर दिए मैं, कभी कोई बिजली खराब? बिल्कुल, उस वाले से जो बिल मीटर के ऊपर जो बिल दिए हुए हैं वो एसडीओ, एक्सीएन और एससी का और वापडा के दफ्तर का बिल, और वहाँ पर फोन ही अटेंड करते, और अगर फोन करें तो आगे से मसलसल फोन करते जाए। वापडा को कंप्लेंट लिखाए तो बिजली ठीक करने को नहीं आता जी, वो कहता है जी लैंडमैन एक है जी, और उसके बाद 200 कंप्लेंट है जी, पहले वो 200 कंप्लेंट पर हल करेगा, उसी दिन में उस लैंडमैन की ड्यूटी खत्म हो जाती है और नया लैंडमैन आ जाता है, उसके पास इतनी कंप्लेंट हो जाती है, वापडा वाले आते नहीं, सिफारिश के बगैर तो काम ही को नहीं होता। या जाए वहाँ पैसे दे और पैसे देकर वो साथ लेकर बंदे को आए, फिर आकर वो बिजली ठीक करता, वरना वो बिजली ठीक नहीं करते। और वापडा के दफ्तर में जाए तो आगे वहाँ को बैठा नहीं होता, ताले लगे होते हैं, वहाँ ताले लगे होते हैं, और एसडीओ जो है फोन ही अटेंड करता, एससी जो है एक्सीएन जो फोन ही अटेंड करते। हालांकि उनको सरकारी नंबर इसलिए दिए हुए हैं कि सार्फिन अगर फोन करते हैं तो उनकी बर वक्त फोन करें, उनके सुने और उनकी जो कंप्लेंट है उनका अजाला करें, ये इसके, और ये उनकी ड्यूटी है, और वो इस चीज की तनख्वाह लेते हैं। लेकिन तो वो फोन उठा ले तो बड़ी किस्मत वाली बात है। राव साहब, कोई सजेशन होगी लेस्को की बेहतरी के हवाले से? देखिए, आसानी पैदा करनी चाहिए। आसानी जितनी, ये बिल जो आपने निकाल दिया ना कंप्यूटर में से, वो तो सारफ को अदा करना पड़ता है, वो गलत है तो उसका फैसला बाद में कोई कमेटी आती है वो करती है, गलत है या सही का। वो तो जब कभी नॉर्मल तेल होगा तो वो राधा नाचती नज़र आएगी आपको, अदरवाइज़ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए, और ये जो सबसे पहली बात है कि हुकूमत भी कुछ ख्याल करे कि जो बिजली की कीमतें हैं इसको किस तरह से नीचे लाना है। ये बहुत बड़ा मसला है, मामला है, तो हम बहुत बड़ा मसला है। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कैसर खोखर साहब, कोई सजेशन है लेस्को के लिए? सजेशन ये है कि लोगों को जो सार्फिन है इसके लिए उनको चाहिए कि अपनी एक कंप्लेंट सेल बनाए,
और कंप्लेंट अथॉरिटी बनाए जो सार्फिन की है, और जो वापडा का अमला जो है लोगों को तंग करता है, जिच करता है, ख्वाह वो मीटर रीडर हो, लैंडमैन हो, एसपी हो, एक्सचेन हो, जो उनके फ़ोन नहीं सुनता, ओवर बिलिंग करता है, उनको जो मीटरों के ऊपर ख़राब करके मीटर जानबूझकर गलत बिल भेजता है, किस्तें अदा नहीं करते, उनको महकमे से फ़र्क किया जाए, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वापडा में नौकरी कर सके। सारिफ का हक है कि अगर वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉपर टाइम पे बिल पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको सहूलियात की ज़रूरत है तो इदारा भी, क्योंकि अगर आप बिल पे नहीं करते, कनेक्शन काटने तो फौरी आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा रिलीफ आप दे रहे थे एक साथ की सूरत में, वो भी आवाम से वापस लिया जा रहा है। फिर ओवर बिलिंग एक बड़ा अजाब है, जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है वहाँ पे स्टिल आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी हो रही है। एक एक घंटा मेंटेनेंस के नाम पर पूरा पूरा दिन आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, बावजूद इसके आपका सिस्टम हमेशा ख़राब ही रहता है। जैसे गर्मी आएंगी फिर वही मसाइल होंगे, तो ये किबला दुरुस्त करवाना पड़ेगा, अदरवाइज सारिफ सर्दियों में गर्मियों में हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वजीर सेहत का महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में IT सेंटर का दौरा, ICUs में वेंटिलेटर के गैर फाल होने पर तहकीकात। राव दिलशाद हुसैन साहब, देखिए महकमा सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो दरपेश रहे हैं। हाल ही में जो हमने देखा कि टीचिंग हॉस्पिटल्स में जो किल्लत थी, आपके सामने स्क्रीनिंग का इशू था, फिर उसके बाद HIV के जो जिस तरह से वो मुल्तान का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर लाहौर में जब चेकिंग हुई तो सिर्फ शेख इजाज़ डायलिसिस सेंटर एक ऐसा था जहाँ पर तमाम जो SOPs थे उनको पूरा किया जाता था, जिना अस्पताल का। उसके अलावा तमाम तर अस्पतालों में ऐसे हैं। तो वुज़रा सेहत दोनों बड़े सीजनड हैं, डेंगी हो या कोई भी मीज़ल्स कैंपेन या कोई भी कैंपेन हो, तो ये फ्रंट पर नज़र आते हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब तो आपको याद होगा पेशावर भी गए, फिर उसके बाद रावलपिंडी में चूँकि स्पाइक ईयर है, वहाँ पर डेंगी का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है, तो मुतअद्दिद मरतबा वहाँ पर भी गए हैं। तो एफिशिएंसी पे तो मुझे कोई शक नहीं है कि एफिशिएंसी को किस तरह से, लेकिन इसके समरात जो हैं मुझे लगता है कि नीचे जब जो डिसीजंस होते हैं शायद उन पर अमल दरामद करने के हवाले से मामलात पता है कि आपको 12 फॉलोअप लेने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स, ये जो खबर के मुताबिक हॉस्पिटल्स में सूरत हाल जो इतनी भयानक है कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो नहीं है। अब ICU में वेंटिलेटर्स के गैर फाल होने की अब तहकीकात जो है आप समझे कि ICU वो जगह है कि इंतहाई अहम, और वहां पर वेंटिलेटर का गैर फाल होना। अब इसमें अब आप इसी केस को पकड़ लें कि ICU में वेंटिलेटर्स नहीं है, जहां पर काम ही वेंटिलेटर्स का, खोकर साहब बिल्कुल जहां पर, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि सिटी फट्टू जो है ना, वो जब से आया चैनल, उसकी ये प्रायोरिटी रही है कि अस्पतालों में जो मशीनें हैं वो ठीक हो, खासतौर पर CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, एक्सरे मशीन, और ये दूसरी जो टेस्ट मशीनें हैं, लेबॉरेटरी की मशीनें हैं, या जो वेंटिलेटर है, इसके लिए सिटी फट्टू ने हमेशा आवाज़ उठाई है। और इस वाले से ये सिटी फट्टू का ये कोर इशू रहा है कि, और ठीक भी होती रही है मशीनें, कि जो अब ये सिटी फट्टू की खबर थी जाज चौधरी साहब की, जिस पर मिनिस्टर हेल्थ ने नोटिस लिया, और पूरे पंजाब में जो डायलिसिस मशीनें हैं, जो डायलिसिस मशीनें हैं और जो वेंटिलेटर है, उनको ठीक कराने का हुक्म दिया है। और इस वाले से बाकी जो मशीनें हैं उनको भी ठीक कराया जा रहा है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि अगर अस्पतालों के MS के पास बजट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। क्यों कोई मसला नहीं है? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ अगर अस्पताल के MS के पास बजट नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अस्पताल का MS अगर फोन उठाए, किसी भी मुखय्यर हज़रात को शहर में फोन करे, तो वो आकर वो ठीक करा देगा। वो पैसे देने के लिए तैयार है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़कात के मेरे पास पैसे होते हैं, सदके के मेरे पास पैसे हैं, मुझे कहेंगे ये अस्पताल में लगाने हैं, फला जगह सही लगने हैं, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो MS हज़रात जो कि 2-2 अरब रुपए की लोकल परचेज करते हैं, किसी भी देखें शहर के तनख्वाहदार खोकर साहब आदमी है, और बिल्कुल, और शहर में किसी अपना सदका और खैरात जो है वो देने के लिए किसी भी, और यही जज्बा है। किसी भी अस्पताल के MS किसी भी लाहौर के ताजर को, सनतकार को, जैसे मुखय्यर हज़रात गोहर इजाज साहब है, इस तरह किसी को भी फोन करे तो वो लोग भागते हुए आएंगे और उनके नाम की तख्ती लगा दी जाए, उन्हें सिर्फ ता करा दिया जाए मशीन का, उनका नाम लिखकर लगा दिया जाए कि इस बंदे ने ये मशीन दी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नाम ना लिखें, और उनके नाम पर उनके
नाम पर कमरे बना दिए जाए, वहां पर वार्ड बना दिए जाए, बेड बना दिए जाए, ऑपरेशन थिएटर उनके नाम पर बना दिए जाए और वहां पर उनका नाम लिख दिया जाए उनके बुजुर्गों का। मसलन कोई अपने वालिदैन के नाम पर देना चाहता है, कोई अपनी बीवी के जो फौत हो गई है उसके नाम पर देना चाहता है, तो इस तरह वो लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन बात यह है कि करे कौन, बात यह है करे कौन। ये बहुत बड़ी मिसाल है कि देखिए एक तनख्वाहदार आदमी जिसके लिए बच्चों की फीसें, बिजली के बिल और जो साइमल्टेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, इवन देन के किचन के अखराजात जिसके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, वो वॉलंटरली ऑफर कर रहा है कि मैं हाजिर हूँ, मेरे पास जो ज़कात और मैं जो पैसे देने के लिए हैं मैं वो हाजिर हूँ। अब मुझे बताएं कि ये ज़कात खोर जो MS साहिबान हैं, इनको वैसे शर्म भी नहीं आती, मैं तो हैरान हूँ। अब लोकल परचेज़ के हवाले से अगर आप देखें तो इनका बड़ा 100% इनका एक्सपेंडिचर्स होता है। क्यों होता है भला? कि उसमें पैसे आते हैं, जाली बिलिंग होती है और मनपसंद जो कंपनीज़ हैं उनके पास ठेके होते हैं, जिसकी वजह से। और अब मैं तो कहूँगा कि दोनों जो वज़राए सेहत हैं खासे एक्सपीरियंसड हैं, अब इनको भी जो है वो किसी सूरत की इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं चाहिए। इनकी सारी जो मेहनत है, किसी ना किसी अस्पताल में इंतज़ामी गफलत की वजह से इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। अब मुझे बताएं, CM का प्रोजेक्ट है क्लिनिक ऑन व्हील, तो अगर उसमें वो गाड़ियां खड़ी कर देंगे किसी एक जगह पर और उसके बाद जब रिपोर्ट जाएगी कि गाड़ियां खराब हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? यानी चीफ मिनिस्टर की तो जो विल है लोगों को फैसिलिटेट करने की है ना, जो खवातीन के हवाले से जो सर्विसेज शुरू की गई, हेल्थ के इनिशिएटिव शुरू किए गए, हेल्थ कार्ड के हवाले से मतलब जो तिब्बी जो बन भी रहे काफ़ी ज़्यादा जो मराकज़ हैं, रीवैम्पिंग हो रही है पूरे पंजाब में। तो अगर ये सारा कुछ हो रहा है और उसके बाद अंदर जो एक मशीन है जिसका कि अगर 40-50 अरब रुपया लगता है और वहाँ पर एक जो मशीन जो कि चंद लाख की है, अगर वो खराब है तो उसको ठीक कराने CM ने तो नहीं आना ना, या वज़ीर सेहत ने तो नहीं आना। और ये बहुत बड़ी गफलत है कि इंतजामी गफलत है ये नहीं। आपके MS साहिबान ने, किसी ने 6 अस्पतालों में आपकी ICU में मशीनें ये खराब है, वेंटिलेटर, किसी ने जाकर शिकायत की नहीं की। खैर आगे आ जाइए। प्राइवेट डायलिसिस सेंटर के लिए मरीजों का रिकॉर्ड रखना लाजमी है। डायलिसिस सेंटर में मरीजों के एड्स, HIV, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की जाएगी। हेल्थ केयर कमीशन की टीमें अचानक चेकिंग करेंगी। 10 से ज़ायद डायलिसिस मशीनों वाले अस्पतालों में मरीजों के लिए एक मशीन लाजमी मखसूस करना होगी। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का ये कहना है। राव साहब देखिए, जाहिद चौधरी साहब की ये स्टोरी है और अब डायलिसिस के हवाले से 4 दिन से ये मुसलसल खबरें आ रही हैं। मुसलसल आ रहा है। अच्छा, प्राइवेट बहुत ज़्यादा जो मुखय्यर हज़रात की बात की ना, बहुत ज़्यादा ये मॉडल टाउन में मुझे याद है, ये मॉडल टाउन में भी काफ़ी मुखय्यर हज़रात हैं जो कि ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में डायलिसिस का जो निज़ाम है वो मुखय्यर हज़रात की सरपरस्ती में चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, अगर कोई पेशेंट आता है उसकी स्क्रीनिंग और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखें ताकि हेल्थ केयर कमीशन को, आपके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जिसने इसको सुपरवाइज़ करना है, तो उसको पता होना बिल्कुल होना चाहिए, उसको पता, उसके इल्म में होना चाहिए कितने पेशेंट्स हैं, ताकि ये नश्तर अस्पताल जैसी जो वाक़या अफसोसनाक है, जो सान्य है, बल्कि इसको मैं तो कहूँगा कि लोग बेचारे जो डायलिसिस का पेशेंट है वो तो वैसे ही करीबुल मर्ग होता है, वो तो बेचारे को बड़ा मुश्किल से उसका गुजर बसर होता है, तो उसके बाद फिर वो जाए डायलिसिस के लिए और उसके बाद HIV लेके वापस आ जाए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। तो इससे बचने के लिए अच्छा है तमाम जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड हो, और उस रिकॉर्ड के हवाले से ज़ाहिर है गवर्नमेंट को भी फिर फैसिलिटेट करने में आसानी होती है चीज़ों को। हेल्थ केयर कमीशन, चूँकि जिस तरह से हेल्थ केयर कमीशन की कार्रवाइयाँ अतायत के ख़िलाफ़ चलती रहती हैं, जाली अद्वियात के ख़िलाफ़, जाली मेडिकल स्टोर्स के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ अज़ला में भी लाहौर समेत चलती हैं, तो बिल्कुल ये एक माकूल बात है और इस पर जो अहकाम जारी किए हैं उन पर अमल दरामद भी होना चाहिए। बिल्कुल आपने असल जो बात है वो अस्पताल की बात कर लेते हैं। 550 बेड तक अपग्रेड होगा। फैसल यूब खोकर की जेर सदारत इजलास हुआ है। मजदूरों को बारात की फराहमी के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब सोशल सिक्योरिटी कार्ड की मंजूरी दी गई है, बहुत अच्छी चीज़ है।
और अगर मजदूरों को ये सोशल सिक्योरिटी की सहूलत मिल जाए कैसे? जी बिल्कुल, ये सोशल सिक्योरिटी के जो अस्पताल हैं ये पूरे पंजाब में मौजूद हैं। लाहौर शहर में भी मुल्तान रोड पर सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल मौजूद है। वहाँ पर डॉक्टर भी हैं, नर्सें भी हैं, स्टाफ भी है, अद्वियात भी है, और वहाँ पर मजदूरों का फ्री इलाज होता है, मजदूरों को कार्ड इशू होता है फैमिली का। और इस वाले से जो सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल है उन्हें फाल करने की जरूरत है, फंक्शनल करने की जरूरत है। अगर कहीं वहाँ डॉक्टरों की कमी है तो वो पूरी की जाए, वहाँ ऑपरेशन थिएटर जो है ना फाल किए जाए, ताकि जो जनरल अस्पताल है हमारे महकमा हेल्थ के, इनका बोझ कम हो सके। जो कम से कम जो मजदूर तबका है वो वहां पर जाए, अपना इलाज सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में कराए और वहां पर बेहतरीन सहूलतें दी जाए। और इस वाले से महकमा जो लेबर है ये उसके अंडर काम करते हैं, और महकमा लेबर की ये ड्यूटी है कि उन अस्पतालों को फंक्शनल करे। और कितनी बेचारे मजदूरों की तनख्वाह होगी? बच्चे अगर बीमार हो जाए, मेरे ख्याल तो स्कूलिंग के लिए भी प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। जी कुछ बिल्कुल, स्कूल्स हैं भी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इस वाले से मजदूरों के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और सरकारी स्कूलों में उनको फीस जो है ना वो माफ होनी चाहिए मजदूरों के बच्चों की। और आपको बताऊं, मैं एक दिन मेरे घर वाले बुरे वाला गए हुए थे, तो पीछे से मैं होटल में खाना खाने गया तो वहां पर 400 रुपए की प्लेट जो है ना वो कलेजी की मुझे मिली। 400 रुपए की प्लेट। और एक मजदूर जो दिहाड़ी कितनी लगा दिहाड़ी से, तो वो बेचारा दोपहर को 3 टाइम का तो खाना पूरा नहीं कर सकता मजदूर, तो कपड़े कहाँ से लेगा, दवाइयाँ कैसे लेगा, मकान का किराया कहाँ देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा, ये आप इस बात से अंदाजा करें। नहीं, 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इस पर अमल दरामद हो, मरीजों को मजदूरों को जो है खास तौर पर ये सहूलियात मिल जाए तो जी बहुत अच्छा। एजुकेशन भी फ्री होनी चाहिए इनके बच्चों के लिए, इस पर जो फौरी अमल भी होना चाहिए। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? जल्द से जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी है। दफा 144 नाफिज की गई है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी थी। अच्छा, मैं पहले ना दफा 144 पर ज़रा रोशनी डाल लें कि ये होती क्या है। राव साहब, क्या होता है? बल्ब शलब भी लें रोशनी डाल। जी मैं आपको बताता हूँ कि दफा 144 जो होती है वो महकमा दाखिला पंजाब ने लगाई है, और आज हफ्ते वाले दिन अतवार कल सोमवार 3 दिन के लिए लगाई गई है। और जलसे, जुलूस, धरने, सिट इन, पॉलिटिकल गैदरिंग, पॉलिटिकल कट या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई है। और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि अगर कहीं दफा 144 की खिलाफवर्जी होती है तो गिरफ्तारियां करे और मुकदमे दर्ज करे, और मुलजमान जो है उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। और ये क्यों लगाई गई है, इस हवाले से महकमा दाखिला ने जस्टिफिकेशन दिया कि अमनो मान के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि अवामी जुलूस जो है वो दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। लिहाजा इस हवाले से कोई दहशतगर्दी की वारदात हो सकती है, लिहाजा इस हवाले से रोकने के लिए जो है दफा 144 नाफिज की गई है। ये मुल्क हम सबका है, यहाँ पर अमनो अमान होगा तो हमारे मुआशी हालात भी बेहतर रहेंगे, सुकून से आप लोग भी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। देखिए, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इसके आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये बार बार नौबत क्यों आती है दफ़ा 100। हालांकि अगर आप सिर्फ 3-4 साल पहले देखें तो जलसे जुलूस तो हर पार्टी करती रही है, और इस हद तक नौबत, मैंने पूरा लाहौर से मैं शुरू हुआ कवर करना, मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च था, और मैं इस्लामाबाद तक गया। क्या ज़बरदस्त सिस्टम था कि आज़ादी चौक में सिट इन भी है और मेट्रो का ट्रैक भी खाली, और मेट्रो बस जो है वो गुजरती हुई भी आप देख सकते हैं। अच्छा। ये फुटेजेस मौजूद हैं ये। अच्छा, बड़ी उम्दा। हालांकि बानी पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त, और उसमें जितना ज़्यादा अगर कोई जमात के पास स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रीट पावर है, या मुल्क के तूलो अर्ज़ में किसी भी तरह की कोई जो सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो उसके लिए JUI फे के पास 50,000 से ज़्यादा रज़ाकार हैं जो खाकी वर्दियों में, यानी वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इंतज़ाम को भी चलने दिया और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड किया। अब मसला ये हुआ है ख़ास तौर पर 9 मई के बाद आपने देखा कि जिस तरह की सूरत हाल हुई है, आज तक 9 मई के जो मुलजमान हैं किसी को हमने नहीं देखा कि सज़ा हुई हो। अलबत्ता बेल्स की उनकी बेल्स होने का सिलसिला जारी है। कभी कोई किसी को डिस्चार्ज किया जा रहा है कि वो पता चलता है कि वो बेगुनाह है, तो बेगुनाह को पकड़े ही ना यार। जो इतनी फुटेजेस मौजूद हैं, जिन लोगों को पकड़ा हुआ है, उनकी किसी एक को सज़ा आपने सुनी है। तो ये हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल सिस्टम, हमारा कानून, इसमें सख्त ही नहीं है कि कसूरवार को सज़ा दी जा सके।
इसमें हीले बहाने इतने हैं जिसकी वजह से फिर आपको आइंदा प्रिकॉशनरी मैयर्स के तौर पर फिर 144 का सहारा लेना पड़ता है, फिर पाबंद करना पड़ता है और मुख्तलिफ आज़ादी इजहार राय या एहतजाज जो कि बुनियादी हक है, आइन आपको हक देता है एहतजाज करने का, लेकिन उसको फिर रोकने के लिए भी रियासत को फिर इकदाम करने पड़ते हैं। और जो जिस तरह से खोखर साहब ने बताया 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है और वो जलसा जुलूस नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं कर सकते, और पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब देखिए इख्तलाफ राय बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इख्तलाफ राय के लिए डंडा हाथ में होना वो एक बदकिस्मती से उसको अडॉप्ट किया गया है उस पैटर्न को। और जिस तरह से हमने देखा है कि यलगार और बलवाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, आए रोज़ हम एक कॉल देखते हैं कि कभी एक सूबे की जानिब से दूसरे सूबे पर चढ़ाई हो रही है, कभी एक सूबे की जानिब से वफाक पर चढ़ाई हो रही है। अब ये तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हैं, इनके जो सरबराहान हैं उन सब ने जेल काटी है, जेलों में सभी लोग रहे हैं। और अगर पीटीआई के लोग भी जेल में, तो इसको हिकमत से आगे जो सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं पीटीआई में, मेरे ख्याल से उनकी कुछ सुनी नहीं जाती। और वैसे भी सियासी जमातों में ये टेंडेंसी नहीं है। मैं इसकी इन सारी सूरत हाल के बावजूद मैं ये कहूँगा, जो आपकी बात इसको आगे बढ़ाते हैं, नफ़रत में कुछ नहीं पड़ा, नफाकियत में कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके मुल्क का नुकसान होगा। आपने अगर कंपैरिजन करना है तो एक डेकेड को, सिर्फ एक डेकेड को ईरान जिस पर पूरी दुनिया की पाबंदियां हैं और इंडिया के साथ कंपेयर करके देख लें, आपको अपनी मुआशी हालत का अंदाज़ा होगा कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। और ये रातों रात नहीं हुआ, ये इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, जो फिर से कॉल्स दी जा रही हैं 24 नवंबर की, इसी तरह का मैंने 16 नवंबर जब मुल्क में हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट 54,000 100 इंडेक्स पर ट्रेड कर रही थी, गोल्ड का रेट 45,000 था, पेट्रोल 65 रुपये था, जब चीनी 55 रुपये किलो थी, जब आटा 35 रुपये किलो था, तब भी हमने पूरे मुल्क को बंद करने की जो लोग, मैंने खुद वो कवर की थी। हाँ। ये जो अमीन गंडापुर हैं, ये बंगश रोड पर मेरे सामने काफले को छोड़कर और शहद की बोतलें छोड़कर, असला छोड़कर, तलोर छोड़कर, मुर्गाबियाँ छोड़कर, देसी मुर्ग छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अपनी लैंड क्रूजर छोड़कर, अपने काफले को छोड़कर ये दौड़ लगाकर वहाँ से मैंने खुद भागते हुए देखे हैं और वहाँ से रिपोर्ट भी किए हैं। तो क्यों बार बार इस तरह की हरकत करते हैं कि आप बंदे लाएं, उसके बाद खुद 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए गायब हो जाएं और वो बेचारों को मार, या तो अपने बच्चों को भी साथ लाएं। आप जो एहतजाज करते हैं, अव्वल तो बातचीत से रास्ता निकलना है। एट द एंड ऑफ द डे अपने मुल्क के बारे में आपको करनी पड़ेगी। अब आपके मुल्क के हालात अच्छे रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये हर इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा होगा। तमाम सियासी इख्तलाफात आप पीछे करके सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें, क्योंकि ये मुल्क तमाम सियासी जमातों का है, तमाम लोगों का है। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले आज का प्रोग्राम आप करने का मकसद मैं आपको बता दूं, हम बहुत सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार खुद होते हैं। हम बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे हादसात को दावत खुद देते हैं। शहर लाहौर में बार बार आपको एक ही बात की जाती है कि जी हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हेलमेट का इस्तेमाल क्यों कहा जाता है? सिर्फ इस वजह से कि आप किसी भी हादसे की सूरत में महफूज रह सकें। ये जो रेस्क्यू की तरफ से शाम के टाइम में डेटा शेयर होता है ना, देख के इंतहाई अफसोस होता है कि इतने रोड एक्सीडेंट हुए, इतने लोग हेड इंजरी से मुतासर हुए। ये हेड इंजरी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल तबाह कर देती है। ये दिमाग जो है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इससे आप खुश भी रहेंगे, इससे आप सोच समझ भी सकेंगे, इससे आप हर दुनिया का काम जो भी आपने करना है वो यहाँ से करना है। ये सही होगा तो सब होगा। फिर हेड इंजरी के साथ साथ हमने कुछ नॉर्मल चीज़ें भी डिस्कस करनी है। लोग मुसलसल सर दर्द का शिकार क्यों रहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सर दर्द नॉर्मल कब तक है और ये ख़तरनाक कब है, मतलब ख़तरे की घंटी मुसलसल सर दर्द रहना अगर है तो इसमें अलार्मिंग क्या है, आपको करना क्या है। फिर कुछ ब्रेन ट्यूमर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे हमारे आज के मेहमान, जिनका मैं तारुफ कराने जा रही हूँ जी। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोसर्जन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुल्तान काशिफ साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम वक्त की अहम ज़रूरत है इस टॉपिक पे बात करना।
हम लोग हर रोज़ ये एक्सपीरियंस करते हैं कि आप जब दफ्तर आ रहे हैं बहुत सारे हादसा हो जाते हैं, देखते हुए हम आते हैं। लोग यहाँ पर राजी नहीं है हेलमेट पहनने के। सो अगर कोई ट्रैफिक हादसा हो जाए, इस सूरत में बाइक पे जो लोग बैठे हैं सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, या तो टांग टूट गई या तो हेड इंजरी। हम हेड इंजरी को डिस्कस कर लेते हैं। कितने वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और कितने लोग जो हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है उनकी ज़िंदगी जो है आप एक माजूरी की तरफ चली जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत मुबारकबाद। आपने जिस टॉपिक पे बात की है ये इंसान की लाइफ सेफ्टी के लिए इससे ज़्यादा अहम टॉपिक इस वक्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि हेड इंजरी से 70-80% पाकिस्तान में 70-80% यंग अर्निंग हैंड मेल्स अफेक्ट होते हैं, और वो जब इफेक्ट होके पैरालाइज होके आईसीयूज़ में पड़े होते हैं तो उनका सिर्फ एक चैलेंज उनकी जान बचना नहीं होता, बल्कि एक चैलेंज वो फैमिली भी होती है जिसके लिए वो अर्न कर रहे होते हैं। या अगर यंग बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सबसे फेवरेट हॉबी यंगस्टर्स की क्या है? वन व्हीलिंग करना। सो वन व्हीलिंग, बाइक राइडिंग, अंडर एज ड्राइवर्स, बहुत रिस्क है ये। एक्चुअली बात ये है कि आप जब तक कोई चीज़ आंखों से ना देख लेना आपको उसका डर नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ गवर्नमेंट ने अक्सर कोशिश की है कि हेलमेट के लिए कैंपेन्स शुरू की हैं लाहौर में, मुसलसल चलती रहती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हेलमेट ना पहन रहा हो ना उसको रोक के चालान बेशक ना करें, वो 30-40 लड़कों को इकट्ठा करें और शाम को उनको जिना या जनरल अस्पताल की जो एमरजेंसी है उसका दौरा करवाया जाए। उनको दिखाया जाए कि ये जो आप कर रहे थे ये उसका नतीजा है। अगर वो अपनी आंखों से देख लेंगे कि वो लोग किस मिजरी में पड़े हुए हैं तो वो जिंदगी में कभी हेलमेट उतारेंगे नहीं बाइक पे बैठते हुए। आपने बात की है। तो मैं तो हमेशा ये करना चाहिए। चालान 500, 1000, 1500 का वो पेरेंट्स भर देते हैं और अगले दिन फिर ये हेलमेट जो है वो बाइक पे लटका के घूम रहे होते हैं। इनको दिखाया जाए कि दिस कैन हैपन एंड दिस हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं ट्रॉमा कमेटी का मेंबर हूँ वर्ल्ड फेडरेशन का, तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, आपके सिटी लाहौर के अंदर हर रोज़ 700 के करीब एक्सीडेंट्स होते हैं सिर्फ सिटी लाहौर के अंदर, और उस 700 में से 30-40% फेटल हेड इंजरीज के साथ पेश। अच्छा, अब शहर के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वो कार से कार टकरा गई तो कुछ भी नहीं होता, गाड़ी का नुकसान होता है। तो ये फेटल कौन से हैं? ये सारे के सारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं। और अफसोस इस बात का है कि ना सिर्फ यूथ बल्कि बहुत से मैच्योर लोगों को मैंने देखा है कि वो हेलमेट के बगैर। एंड समटाइम आपकी गलती नहीं होती है, आप किसी की गलती की वजह से, किसी की गलती, और आपकी गलती वही होती है जो आपने हेलमेट नहीं पहनी। दूसरी एक और चीज़, क्या आपने खवातीन को देखा है कि हमारी खवातीन जब बाइक पे बैठ रही होती हैं अपने मेल्स के साथ या राइडर के साथ, उन्होंने तो बिल्कुल हेलमेट, और उसके लिए कोई कानून भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वाई ओनली राइडर, वो जो साथ बैठा है या बैठी है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हमें उसके लिए भी कंपेन करनी है। हमारी खवातीन जो हेड इंजरीज के साथ आती हैं बाइक से, वो मर्दों से ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आती हैं। एक तो उनके बाइक पे बैठने का जो तरीका है वो भी बहुत डेंजरस है, दे इजीली स्लिप आउट। और दूसरी बात यह है कि उनको हेलमेट का कंसेप्ट ही नहीं है। हेलमेट पहनी भी हुई है तो सिर्फ जो चला रहा है बाइक उसने पहनी है ताकि चलान ना हो। सर, हमने तो 3-3, 4-4 बच्चों को मोटरसाइकिल पे बिठाए देखा। ये और भी नुकसानदेह चीज है। जी ऐसे ही। तो मुझे ये बता दें, हेड इंजरी किस टाइप की होती है, स्टेजेस इसकी क्या होती हैं, इलाज इसका किस तरह से होता है, और कौन सी इसकी स्टेज बहुत खतरनाक होती है? देखिए, मैं आपको शॉर्टली बताऊं कि हेड इंजरी अगर आप इन जनरल उसको डिवाइड करें तो वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है। एक ब्लंट इंजरी होती है, एक पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है। पेनिट्रेटिंग इंजरी है वो आप सर पे किसी ने ऐसी कोई शार्प चीज़ मार दी और वो ब्रेन के अंदर चली गई है, वो पेनिट्रेटिंग इंजरी है। या आप गिरे हैं और आपका सर ऐसी जगह पे टकराया है कि जो कोई शार्प चीज़ आपके सर के अंदर चली गई, वो पेनिट्रेटिंग इंजरी है। दूसरी होती है ब्लंट इंजरी। ब्लंट इंजरी बहुत डेंजरस होती है। ब्लंट इंजरी का मतलब ये होता है कि कोई शार्प चीज़ आपके सर में नहीं गई, आपका सर उस जोल्ट से, जो जिस शिद्दत और फ्रिक्वेंसी से वो टकराया है, उस जोल्ट से ब्रेन अंदर मूव हुआ है और ब्रेन की सारी वेसल्स मूव हुई हैं और डिफरेंट किस्म के ब्लीडिंग्स ब्रेन के अंदर एक एक्स्ट्रा जाहिर आपको कुछ नहीं ब्लीडिंग नजर आ रही, जाहिरन आपको सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता सर के नीचे और आंखों के नीचे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन दरअसल अंदर ब्रेन के बहुत कुछ चल रहा होता है। फिर हेड इंजरी को हम डिवाइड करते हैं, जो आपका क्वेश्चन है कि सीवियरिटी के लिहाज से, वो एक ग्लासगो कॉमा स्कोर है जो 1970s में डिवाइस हो गया था। वो कॉमा स्कोर है कि मरीज का, अब आप और मैं जो इस वक्त 15 नंबर पे हैं, 15 पे हैं,
तो वो कॉमा जो एक बिल्कुल ही डेड बॉडी का है वो 3 है, तो 4 से 15 तक हम उसको वो करते हैं। तो वो हम उसकी बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जो माइल्ड हेड इंजरीज हैं वो 14 और 15 की रेंज में होती है। हेड इंजरी में 15 भी हो सकते हैं लेकिन पेशेंट फुली कॉन्शियस है। 8 और 13 के दरमियान, 9 और 13 के दरमियान जो है वो मॉडरेट है, और 8 और उससे नीचे जो है वो स्वेयर हेड इंजरीज काउंट होती हैं। और वो जो मैं आपको 20-30% कह रहा हूँ वो 8 से नीचे के कॉमा स्कोर के लोग होते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। फिर उसकी डिफरेंट जो इलाज है, तरीका इलाज है, उसमें अगर कि दिमाग के अंदर कोई ब्लड इकट्ठा हो गया और उसका सिग्निफिकेंट कंप्रेशन इफेक्ट है, वो ब्लड दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ा रहा है, तो उसे फौरी तौर पे ऑपरेट करके निकालना ज़रूरी होता है। इससे पहले हम आपस में जो डिस्कस कर रहे थे ब्रेन डायलिसिस के हवाले से, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। एंड जिना हॉस्पिटल द फर्स्ट सेंटर इन द कंट्री, बल्कि इन द रीजन, इवन इंडिया में नहीं है वो, ये हमारा सेंटर ब्रेन डायलिसिस हमने स्टार्ट किया है कि हम हेड इंजरी के बाद ब्रेन की केमिस्ट्री को एनालाइज करें कि ब्रेन में कौन से केमिकल्स किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और इससे पहले कि वो ज़्यादा डिटेरियोरेट हो उनको पहले ही ट्रीट कर लिया जाए। दूसरा जो हम इस वक्त ब्रेन को एडवांस ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ICP मॉनिटरिंग के साथ कर रहे हैं। हम हेड इंजरी के फ़ौरन बाद दिमाग के अंदर एक चिप इम्प्लांट कर देते हैं जो हमें बता रही होती है कि इस वक्त स्कल के अंदर प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो मेन चैलेंज होता है वो प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। अगर आपने इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंट्रोल रखा हुआ है तो आप पेशेंट को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेन की केमिस्ट्री को भी साथ साथ देख रहे हैं तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट एडवांस्ड मैनेजमेंट है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जिना हॉस्पिटल में। हेड इंजरी के बाद फिर ट्रीटमेंट किस तरह से चलता है? क्या मरीज पैरालाइज हो जाता है? क्या मुसलसल दवाइयों पे रहता है कि रिकवरी के चांस? देखिए, हेड इंजरी का एक सबसे बड़ा अलमिया वो मैं नाजरीन, आपके नाजरीन को ज़रूर बताना चाहूँगा। ये समझते हैं कि सर की चोट हुई, डॉक्टर ने इलाज किया, हम ठीक हो जाएंगे। हेड इंजरी को आप फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक प्राइमरी इंजरी है जो उस वक्त हो गई। प्राइमरी इंजरी के लिए आप ऑपरेशन कर देंगे सर। उसके बाद एक सेकेंडरी इंजरी शुरू होती है जो एक कैस्केड है, एक विशियस साइकिल है। वो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को डिटेरियोरेट करती रहती है और उसमें कई सारे लोग शायद हॉस्पिटल से तो जिंदा घर चले जाते हैं लेकिन घर में वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। वो खुद खा पी भी नहीं सकते, उनको वॉशरूम जाने के लिए असिस्टेंस चाहिए, उनको खाने पीने के लिए असिस्टेंस चाहिए। वो एक आप समझ लें कि जिंदा लाश बन के रह जाते हैं। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो मुकम्मल वो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की वजह से। तो इसका वाहिद और बेस्ट हल ये है कि अपनी सेफ्टी बरकरार रखें, खुदारा अपना ख्याल करें। डॉक्टर साहब, बड़ी अहम चीज़ है, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने फर्स्ट एड के तौर पे करना क्या। खुदा ना खास्ता घर में कोई सीढ़ियों से गिर गया है, कोई छत से गिर गया है, सो आपको फौरी तौर पर करना क्या है? स्वेलिंग हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा एकदम स्वेलिंग हो गई है, तो फौरी तौर पर करना क्या है? लोग वेट करते रहते हैं, खुद से सर को बांध लिया, आइसिंग शुरू कर दी। देखिए, अगर कोई मरीज छत से गिरा है या कोई इतनी सीवियर इंजरी हुई है, घर पे रहते हुए फौरी तौर पे आपने वो जो बाहर ब्लीड हो रही है उसको स्टॉप करना है। एक बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि बाहर से खून को रोकेंगे तो वो दिमाग के अंदर जाएगा, हाँ। इसलिए ना रोकें, ये बिल्कुल गलत है। जहाँ से ब्लीड हो रहा है उसे फ़ौरन पैक करें, स्टॉप करें। दूसरा, फौरी तौर पे गर्दन को सिक्योर करें। छोटे 2 सैंड बैग्स बनाएं, मरीज के नेक को मूव ना करें और वो सैंड बैग्स यहाँ रख दें ताकि वो नेक सिक्योर हो जाए। और जब वो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हो तो नेक सिक्योर करके शिफ्ट करें। इसी तरह फौरी तौर पे कमर के नीचे भी एक फट्टा या कोई ऐसी सख्त चीज़ रख दें जिससे कमर के मोहरे भी मूव ना हो। मरीज को मूव करते हुए अक्सर लोग ज़ाया कर बैठते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। गर्दन ऑलरेडी टूटी हुई है, आप फ़ौरन मरीज को उठाने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाने, उससे वो फ्रैक्चर हो जाता है और वो मरीज़ वहीं पे उसकी डेथ हो सकती है या वो पैरालाइज हो सकता है। इसी तरह कमर के मोहरे टूटे हुए हैं लेकिन अभी हिले नहीं है, मरीज़ को शिफ्टिंग करते हुए हम हिला देते हैं। ये जो हमारा 1122 का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये 1122 के लड़के जो हैं ये मुकम्मल ट्रेन होते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग्स ली होती है। आप ये 2-3 काम करके नेक को सिक्योर करें, ब्लीडिंग को सिक्योर करें और 1122 को कॉल करें इमीडिएटली। मरीज को खींचा तानी की कोशिश ना करें। सही, ये आपने चीज़ें करनी है। अच्छा जी, अब आ जाए मिग्रेन। हर दूसरा बंदा इसकी शिकायत करता है, क्यों इतना आम होता चला जा रहा है? वजूहात इसकी क्या है? मेरा ख्याल ये है कि मिग्रेन उतना आम नहीं है जितना ये मिसडायग्नोज हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ नॉलेज की कमी की वजह से सुना के हम बड़ा बातों पे हर सर दर्द को मिग्रेन कहा जाता है। ना सिर्फ ये कि मरीज कह रहा है, इसको एक्सप्लेन कर दे मिग्रेन है, बल्कि बहुत से ट्रीटिंग फिजिशियंस भी हर दर्द को, मतलब जो हमारे जूनियर्स हैं या क्वैक्स की यहाँ भरमार है, ये भी हर सर दर्द को मिग्रेन लेबल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। मिग्रेन के चंद सिम्टम्स हैं, वो मैं आपको ब्रीफली बता दूं क्योंकि टॉपिक ज़ाहिर है हमारा आज ये है हेड इंजरी का।
मिग्रेन का सबसे बड़ा ये होता है कि सीवियर किस्म के हेडेक्स होते हैं जो एक साइड पे होते हैं, पल्सेटाइल होते हैं, साथ मरीज को वॉमिटिंग्स आ रही होती हैं, फोटोफोबिया हो रहा होता है, तेज़ रोशनी से तंग हो रहे होते हैं, और कोई ना कोई उनका ट्रिगर फैक्टर होता है। कुछ लोगों को भूख ज़्यादा लगी हो, खाना टाइम पे ना खाएं, उससे ट्रिगर हो जाता है, तेज़ धूप से, धुएं से, सिगरेट की स्मेल से, या मतलब कुछ ख़ास स्मेल किसी ख़ास फूल से, कोई भी चीज़ उसको ट्रिगर कर सकती है। और उसकी जो मेन अलामतें होती हैं, यूनिलैटरल हेडेक आम तौर पे, हमेशा नहीं, मिग्रेन एटिपिकल भी बहुत से होते हैं, हम उस पर बात इस शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली यूनिलैटरल हेडेक होता है, सीवियर वॉमिटिंग्स होती हैं, और साथ फोटोफोबिया होता है। तो ये चंद अलामतें हैं। बहरहाल हेडेक की कई अक़साम हैं, इलाज कई, जी बिल्कुल काबिल इलाज है, मिग्रेन काबिल इलाज है, काबिल कंट्रोल है। मिग्रेन के मरीज़ अगर उनको प्रॉपर इलाज किया जाए तो वो बिल्कुल पेन फ्री रहते हैं। ठीक है। आम सर दर्द की सूरत में आपको क्या करना है? आम सर दर्द की कई वजूहात होती हैं। देखें, हेडेक एक बहुत ही वसी टॉपिक है। अब इन जनरल अगर हेडेक की बात करें तो जो आम तौर पे हम सोसाइटी में देखते हैं, जो हमारी अपनी कुछ गलतियों की वजह से हेडेक्स हो रहे होते हैं, उसकी एक वजह यह है कि तेज़ धूप में निकल जाना, ठंड शदीद है तो उसमें सर को कवर ना करना, पानी की कमी होना। अब सर्दियां आ रही हैं, पानी लोग कम पीते पानी हैं, की कमी से भी सर दर्द होता है? डिहाइड्रेशन कैन लीड टू द हेडेक्स। तो ये इस तरह की मल्टीपल वजूहात हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवाम को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा हेडेक कितना इम्पॉर्टेंट है, अहमियत उसकी पता हो। जो हेडेक्स शदीद उल्टियों के साथ हो, या जिस्म की एक साइड कमज़ोर हो रही हो, चलने में प्रॉब्लम हो रहा हो, या सर दर्द जो है वो रात को ज़्यादा हो रहा हो, दिन में बेहतर हो, रात को सोते हुए आपकी आंख खुल जाए सर दर्द के साथ, इस किस्म के हेडेक्स के मरीज़ को फौरी तौर पे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि ये हेडेक्स नॉर्मल यूजुअल हेडेक्स नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, आपका मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मेरा मैसेज वही है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हेड इंजरी से बचना ही वाहिद हल है। हेड इंजरी से बचना ही वाहिद हल है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमने 2-3 टाइप्स भी हेड इंजरी के डिस्कस की हैं, दोनों तीनों जो है वो ख़तरनाक ही हैं। मतलब आप उसमें अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है उसको खो बैठते हैं, और बहुत हद तक अगर आप देखें तो आप पैरालाइज भी हो जाते हैं। सो बेहतरी सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जितनी मैक्सिमम केयर कर सकते हैं करें। ख़ास तौर पर बाइकर्स के लिए हेलमेट, ना सिर्फ जो बाइक चला रहे बल्कि दूसरे, अगर आप पीछे आपके जो भी बैठा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने जो हमारे वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे 2 दिन पहले, हमने उनके साथ प्रोफेसर नवीद अशरफ साहब का ये इनिशिएटिव था, प्रोफेसर तारिक खान का, और उसके बाद मैंने इसको लीड किया पिछले 2 साल में। पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं न्यूरोसर्जरी के, उनको ट्रेन करने के लिए हमने इटली के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि वो वहाँ ट्रेनिंग करेंगे, और इटालियन न्यूरोसर्जरी के जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारे पास आके ट्रेन होंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में प्रोफेसर आसिफ बशीर साहब, ही इज़ ऑन बोर्ड। इसी तरह प्रोफेसर अब्दुल हमीद गंगाराम हॉस्पिटल FJ से, और हमारे प्रोफेसर असगर नकी साहब जो अल्लामा इकबाल के हैं, इन तीनों के साथ उनकी मीटिंग्स हमने करा दी हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इटली और पाकिस्तान का आपस में एक म्यूचुअल रेजिडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आपको मिलवाने वाले हैं नन्ही सैयदा इशाल फातिमा से, जो कि बाइक पे राइड करने की शौकीन है। 6th क्लास की ये स्टूडेंट हैं और पहाड़ों में घूमने का ये शौक रखती है, वो भी बाइक पर। सो इशाल फातिमा को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इशाल। थैंक यू। बहुत स्टूडेंट्स तो डरते हैं इस एज के, अच्छा बाइक पे जा रहे हैं और बाइक पे इतनी दूर जाना। सो आपको किससे शौक पैदा हुआ? मुझे पापा को देख के शौक पैदा हुआ। अच्छा, सो आपके फादर बाइक राइड करते थे, तो उनके साथ कहाँ कहाँ तक गई हैं? ज़रा अपनी स्टोरी सुनाएं, स्टार्ट कब से किया? और क्योंकि बाइक पर जाना, मौसम सर्दी का है, गर्मी का है, फिर आप उतना सामान भी साथ नहीं लेके, चैलेंजिंग हो जाता है ना? लास्ट ईयर हमने एज अ टेस्ट ड्राइव बाटाकुंडी तक किया था, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम लोग लाहौर से निकले और खुंजरात तक होके आए। अच्छा, कितने दिनों का सफ़र था? 6 दिनों का। 6 दिनों का। स्टे कितनी देर बाद करते? हम रात को करते थे स्टे। ठीक है, रात को स्टे करते हैं, बाकी पूरा डे आपकी राइड रहती है? नहीं, हम हेड ट्रिक नहीं करते थे, हम लोग 1 आवर राइड करते थे और फिर 10-15 मिनट्स की ब्रेक ले लेते थे। सही। सो वेदर कंडीशन बड़ी डिफरेंट होती हैं। लाहौर का मौसम, जहाँ जहाँ आप कहीं जा रहे हैं, आप उतना सामान नहीं उठा पा रहे,
ऑब्वियसली आप अगर गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो आप खाने पीने का सामान भी साथ रख सकते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग खाना सही खा के जाते थे। हाँ। फिर जो भी स्टे आता था वहाँ से हल्का फुल्का ले लेते थे, और हमारे पास बाइक में जगह होती है रखने की, क्लोथिंग का और टूल किट, पंक्चर किट रखने का सामान तो होता ही है हमारे पास, सही जगह होती है। तो वेदर कंडीशन में देख रही हूँ आप इसको बड़ी इंजॉय करती जा रही हैं, बहुत सर्दी भी होती है कई जगहों पर, तो फुल पैक होके जाती हैं? जी फुल पैक होके जाते थे। पंजाब के लिए तो ज़्यादा पैक हुए थे। अच्छा, तो कैसा रहा ट्रिप, कितनी देर स्टे किया? बाइक पर और गाड़ी में अगर आप सफ़र कर रहे हैं डिफरेंस क्या है, क्या ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है? बाइक पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, आपको वेदर फील होता है जो गाड़ी पे फील नहीं होगा। बाइक पे अपना ही मज़ा है बाइक जाने का। डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। ठीक है, एक बड़ी लंबी राइड होती है तो फिर बंदा थक भी जाता है, सो कैसा रहता है? थकती तो हम नहीं थे, मेरा को बताया था हम हेड ब्रेक नहीं करते थे, तो 1 आवर की राइड होती थी और फिर स्टे होता था हमारा 5-10-15 मिनट्स का। सो कैसा है पाकिस्तान जब आप विज़िट करती हैं, ये कुदरती नज़ारे देखती हैं, कुदरती हुस्न देख रही हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान बहुत ही प्यारा है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरती से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान घूमें, पाकिस्तान बहुत ही प्यारा है। कहाँ कहाँ अभी तक सफ़र किया है? अभी तक पंजाब तक, मतलब अभी फेरी मेडोज, नागा पर्वत के अलावा सारा नॉर्थ घूमा हुआ है। सारा नॉर्थ घुमा हुआ है। और कितने अभी तक ट्रिप हुए हैं आपके बाइक के? बाइक का ये सेकंड था। सेकंड ट्रिप था। सो मुझे ये बता दें कि अगर आप पूरे दिन के लिए यहाँ से लाहौर से निकले हैं तो 6-7 दिनों पर अगर सफ़र है, सो रुक के चीज़ों को कितना एक्सप्लोर करते हैं, सीखने का कितना मौका मिलता है, जहाँ जहाँ पर गाइड्स होते हैं उनसे क्या सारी इन्फॉर्मेशन उन जगहों की लेती हैं? हुंजा में एक जगह थी गणेश विलेज, हम लोग, मुझे नई चीज़ें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है और हिस्ट्री जानना अच्छा लगता है, तो मैंने ना गाइड थे हमारे एक ही थे, वो फोनर्स आए हुए थे तो उन्हें जल्दी थी, उनकी वजह से हम लोग हमें कुछ ज़्यादा जानने का मौका ही नहीं मिला, गाइड ने भी जल्दी जल्दी समझाया और चले गए फिर। सो मुझे ये बताएं, खाना पीना पसंद है? जी। तो मुझे डिफरेंट जगहों पर जब जाते हैं तो ऑब्वियसली समटाइम उस तरह का फूड अवेलेबल नहीं होता, तो मैनेज कर लेती हूँ। मैंने 6 से 4 दिनों में तो मैंने पिज़्ज़ा खाया था। हाँ, मुसलसल कुछ और खाने के ऑप्शन नहीं होते मिल रही थी। जी। सो घर से कुछ हल्का फुल्का बैग्स में रख के लेके जाते हैं? नहीं नहीं, रास्ते में जहाँ कहीं पे भी। जी। कैसा बिहेवियर होता है लोगों का जहाँ कहीं जाते हैं? वेलकमिंग होते हैं? बाइक पर आ रहे हैं लोग, पूछते होंगे भी कैसा सफ़र रहा? जी पूछते थे, बहुत ही काइंड लोग हैं। तो स्कूल में, फैमिली में सबको अगर बताती हैं तो कोई इंस्पायर होता है? ऐसा जी, प्लान मेरे फ्रेंड्स होते हैं, वो इतना सरप्राइज होते हैं कि मैं उनकी क्लास फेलो और मैं पूरा नॉर्थ घूम के आती हूँ, वो भी बाइक पे है। सही। सो बाइक क्या ये डिफरेंट है बाकी जो आम बाइक्स होती हैं उससे? कुछ डिफरेंट बाइक? जी 150 सीसी है। सही। तो बड़ा कंफर्टेबल होता है सफ़र? जी कंफर्टेबल ही था। तो मुझे ये बताएं कि फ्यूलिंग और ये वो रास्ते में तमाम सहूलियात अवेलेबल होती हैं? जी, वो कहीं हम टैंक अपना फुल रखते थे क्योंकि हमें पता होता था कि कहीं जगहों पे नहीं हमें अवेलेबल मिलना, कहीं घंटों के बाद आबादियाँ आती थी, तो हम लोग अपना टैंक फुल ही रखते थे। सही। सो अगर वेदर कंडीशन ऐसी है तो साथ, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो ख्वाहिशमंद हैं, आपको देख के भी कोई बड़े लोग इंस्पायर हो सकते हैं कि अच्छा हम भी अपने फादर के साथ जो है वो सफ़र करें, क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं आपके पास? जैकेट्स, अगर वेदर कंडीशन ऐसी होगी है कहीं बारिश वगैरह होगी, ऑब्वियसली वो आप स्टे तो कर लेंगे, लेकिन सम टाइम आप बीच रास्ते में होते हैं जी, तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है? हमारे पास रेन कोट होता है, हेलमेट्स होते हैं, ग्लव्स, नी पैड, एल्बो पैड्स और बाइक के लिए टूल किट और पंक्चर किट होते हैं और मेडिसिन बॉक्स होता है हमारे पास। सही सही। अब मुझे ये बताएं, ये नी पैड और बाकी चीज़ें जो आप बता रही हैं ये आप पहन कर ही तमाम राइड करती हैं? जी, ये पहन के। हेलमेट तो मैं आपको देख रही हूँ ना, क्योंकि सेफ राइड के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहाड़ों पर, ऊंचाई पर जाना मुझे तो गाड़ी में डर लग रहा होता है, और एकदम से नीचे देखो ना, मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया टाइप भी है, तो कभी ये वाला डर नहीं लगा? नहीं, मैं बहुत ही छोटी एज से जा रही हूँ ना पहाड़ों में, तो मुझे नहीं डर लगता हाइट से। सही। फैमिली में और किसी को भी शौक है? बहन भाई? जी, बहन भाइयों को भी है। वो भी जाते रहते हैं? बाइक पे नहीं जाते, गाड़ी में जाते हैं। गाड़ी पे जाते हैं। सो फादर कितनी देर से राइड कर रहे हैं आपके? आई गेस जब वो मेरी एज के थे तब से राइड करते हैं। अच्छा, फिर तो उनके लिए बड़ी आसानी, तो फिर आपकी इंस्पिरेशन बनती है ये। कोई फ्यूचर प्लान्स रखती हैं, बड़ी होकर क्या करना चाह रही हैं? पहले तो मैं पूरा पाकिस्तान घूमूंगी, उसके बाद यूरोप बाइक पे ही। अच्छा। बाबा के साथ यूरोप घूमूंगी क्योंकि वो हिस्टोरिकल है, और ऑस्ट्रेलिया, उसके व्यूज़ अच्छे हैं। हाँ, सो
मुझे लगता है आप नेचर को बहुत पसंद करती हैं जी तो एक्सप्लोर करती रहती हैं। चलें जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। बच्चों को अपनी एज के कोई मैसेज देना चाहें? जी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से नवाजा है, हमें ये कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। मैं भी करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान इतना प्यारा है, तो हमें चाहिए कि हम एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को। एक्सप्लोर करें, अपने पाकिस्तान को देखें और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी आप डिफरेंट जगहों पर जाके देते हैं, मोहब्बत का, अमन का। और इस तरह के मेरे ख्याल से सफ़र से ना आपकी कुछ पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी होती है, पेशेंस आ जाता है, आप बड़े वो काम हो जाते हैं और ये पुरफ़िज़ा नज़ारों में जाकर वैसे सांस ले तो आपको बड़ी खुशी सी महसूस होती है। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर इरशाद, थैंक यू सो मच, गुड लक। आप जो बड़े बड़े प्लान्स रखती हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आएंगे। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट है जी टुडेज हेल्थ डिटेल। ज़ुहैब की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। बुखारी आम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ हैं मरियम, और आज का वर्कआउट है हमारा कार्डियो प्लस लेग्स वर्कआउट। वो लोग जो कहते हैं यार हिप्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, बॉडी शेप अपनी है, लेग शेप अपनी है, उनके लिए आज का वर्कआउट नेमत की तरह है और आई होप कि उस नेमत से फ़ायदा उठाएंगे, उसको ज़ेमत नहीं बनाएंगे। आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं वार्म अप से, 1 2 3 एंड गो। और आज का हम जो कार्डियो करेंगे उसके अंदर हम स्किपिंग ऐड करेंगे। स्किपिंग रोप का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन शैडो स्किप कर रहे हैं। आपने ऐसा फील करना है कि आपके हाथ में स्किपिंग रोप है और आप वैसे ही सेम एज इट इज जंप्स करेंगे जैसे स्किपिंग में की जाती है। उसकी वजह ये है हमने इसे डिज़ाइन किया इसको, बिकॉज हर बंदा स्किपिंग नहीं कर सकता, तो जो नहीं कर सकते उनको भी हमने करवानी है स्किपिंग। चलो 5 4 3 2 एंड 1, शाबाश, ओके। वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद स्क्वाट्स, सिंपल स्क्वाट्स, 1 2 3 गो। चलो 10 रैप्स, 1 2। स्क्वाट जब हम करते हैं तो हमारे मसल यूज हो रहे हैं बॉडी के क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट्स, हिप्स का मसल और फ्रंट लेग मसल। 5 4 3 2 एंड 1, परफेक्ट, ओके। कार्डियो ऐड करेंगे, 1 2 3 स्किपिंग 10 सेकेंड, 10 9। हर एक्सरसाइज 3 दफा रिपीट करेंगे और हर सेट के बाद कार्डियो करेंगे 20 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, शाबाश, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी लंजेस, स्टैंडिंग लंजेस। आप नीचे जाओगे, देन बैक, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। थोड़ी साइड पोज से करेंगे आप, परफेक्ट। अच्छा, अब लंजेस करने के 2 तरीके हैं, एक मिनट रुकिएगा। अगर हम छोटे स्ट्राइड के साथ करेंगे जैसे हमारा क्वाड्रिसेप यूज होगा, लेकिन जैसे ही करें जैसे ये करें लॉन्ग स्ट्राइड के साथ, लॉन्ग स्ट्रेच के साथ, उसके साथ आपके हिप्स का मसल यूज होंगे, ग्लूट्स, तो वो बेनिफिशियरी ज़्यादा कि अगर आप लॉन्ग स्ट्राइड के साथ करें। शाबाश, एक्सेंट मरियम, बहुत अच्छे। मोर, 1 2 3, परफेक्ट, 4 5, 1 more and 6, शाबाश, excellent। अब next exercise again cardio, skipping, 1 2 3 go। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, शाबाश, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग्स की स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, बल्कि स्टिफ लेग नहीं करेंगे, सिंपल डेडलिफ्ट्स करेंगे, नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे फॉर क्वाड्रिसेप्स एंड फॉर ग्लूट्स। वेरी गुड, शाबाश, गुड पोजीशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके क्वाड्स यूज हो रहे हैं और हिप्स मसल यूज हो रहा है। शाबाश, 10 रैप्स करेंगे, 2 3 4 5 6, परफेक्ट, 7 8 9, 1 more and 10, excellent, 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 okay। Skipping again, shadow skipping, 1 2 3 go। 10 9 8 7 6 5 4 3 2
एंड 1। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे काफ्स की, स्टैंडिंग काफ रेज, लेकिन वेट्स के साथ, डंबल्स पकड़ के। ओके, 1 2 3 एंड गो। 10 9 8 6 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट मरियम। इसके साथ हम अगेन कार्डियो, शाबाश शाबाश। लेग्स के मसल वैसे ही बड़े हैं, जब बड़े मसल को ट्रेन किया जाता है तो आप ज़्यादा फैट बर्न करते हो, लेकिन प्लस अगर आप कार्डियो ऐड कर लो तो उसको कहते हैं सोने पे सुहागा। मतलब आप अंबार लगा दिया आपने कैलोरीज बर्न करने का आज। शाबाश मरियम, कीप स्माइलिंग, कीप गोइंग। बेस्ट एक्सरसाइज वो है जिसके साथ आप एक्सरसाइज को एंजॉय करो और उसके फेस पे स्माइल है। वो लोग जो एक्सरसाइज को बस रुक दें कहीं गायब ना हो जाएगा, वो लोग जो एक्सरसाइज को सर दर्द समझ के करते हैं तो वो कभी भी रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते। एक्सरसाइज को अपने एंजॉय करके करें हमेशा। ये था हमारा वर्कआउट आज का। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक लाजमी देना हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। ये एक्सपर्ट्स की राय आपके साथ इसलिए शेयर कर देते हैं कि अगर आप घर में जिम कर रही हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इंजरी ना हो जाए। तो इसलिए ये क्लिप हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे ताकि आप अपने घर में रह के इंडोर, जो लोग कहते हैं जी हम बाहर जिम नहीं जा सकते, टाइम नहीं है, स्मोक के इशू की वजह से, तो आप घर में रह के ये एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह फिट भी रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।